वेलकम। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिज़ल्ट है और बेस थ्योरम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट में मेरा चौथा वीडियो है और एक और वीडियो इस प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करूंगा बेस थ्योरम से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो आप स्टेटमेंट को पढ़िए। लिखा गया है कि लेट E1, E2, En मतलब n इवेंट्स हैं, बी ए एन म्यूचुअली। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि हमारे पास कितने हैं, n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। And suppose that each of these events E1, E2 up to En has non-zero probability of occurrence, right? और A B any event associated with S, यहाँ पे S एक सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। Then probability of A जो होता है वो इस एक्सप्रेशन की मदद से दिया जाता है। अभी आपको कुछ पता नहीं चला होगा तो मैं आइए आपको समझाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए कि ऐसा एक सिचुएशन है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा एक सैम्पल स्पेस है S, और इस सैम्पल स्पेस के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या मतलब होता है, अगर आपने पुराने वीडियो को, पहले वीडियो को खासकर देखा होगा तो उसमें ये बात बताया गया था कि जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये इवेंट है E1, यहाँ पे ये इवेंट है E2, ये इसको हम E3 बोल देते हैं, इसको हम E4 बोल देते हैं, ये हमारा E5 है, ये हमारा E6 है और ये हमारा E7 है। मैं यहाँ पे इन जनरल n इवेंट्स की बजाय मैंने 7 इवेंट्स ले लिए। इसी आइडिया को फर्दर n इवेंट्स तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक इवेंट ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक इवेंट, ऐसा एक इवेंट है, ठीक है। तो इस इवेंट के अंदर, इस इवेंट को मैं बोल रहा हूँ कि इवेंट है मेरा A। तो A की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखें तो A की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें A, ये वाला जो रीजन अभी हमने किया, ये क्या था? ये रीजन था A इंटरसेक्शन E1, ठीक है। E1 के साथ A का जो इंटरसेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A की। उसके अलावा अब E2 के साथ जो इंटरसेक्शन है A का, मतलब ये रीजन जो E2 और A के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह से E3 के साथ जो A का इंटरसेक्शन है, मतलब ये वाला जो रीजन है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E3। और आप अब इस बात को समझ पाए होंगे कि उसी तरह से E4 के साथ A का जो इंटरसेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी लेंगे, E5 के साथ A का जो इंटरसेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी हम लेंगे, E6 के साथ जो हमारा इंटरसेक्शन है, मतलब ये वाला रीजन, वो प्रोबेबिलिटी लेंगे, और E7 के साथ जो इवेंट हमारा इंटरसेक्शन है वो रीजन लेंगे। तो इन जनरल अगर हम n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट की बात करें और एक ऐसा इवेंट ले ले A जो कि इन्हीं का सबसेट है, मतलब A क्या है? अगर आप A देखो तो A एक इवेंट है जो कि हमारे सैम्पल स्पेस S का सबसेट है। और सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस जो है वो E1 यूनियन E2 और यूनियन अप टू En के बराबर है। मतलब ये एग्जॉस्टिव होने का क्या मतलब होता है कि सारे इवेंट्स का अगर यूनियन लें तो वो सैम्पल स्पेस के बराबर हो जाए। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का क्या मतलब होता है कि कोई भी दो इवेंट्स लें, जैसे कि E1 इंटरसेक्शन E2 या इन जनरल कोई भी इवेंट EI इंटरसेक्शन EJ आप लेते हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो नल सेट या एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो आइए दोबारा हम यहाँ पे आते हैं कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A निकालना, E1 निकालना होगा,
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3, और उसी तरह से अगर n इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए जो है बेसिकली क्या है, ए जो है वो है ए इंटरसेक्शन E1। अगर आप इस बात को समझ पाए होंगे, मैं दोबारा आपको एक बार लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने ये बात समझा होगा तो ए बेसिकली क्या था, ए था ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2, और उसी तरह से अगर इन जनरल n इवेंट्स की बात करें तो यूनियन ए इंटरसेक्शन En। तो इस तरह से ए जो है इन सारे अलग अलग इंटरसेक्शंस का यूनियन है। अब पिछली वीडियो के अंदर जब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई क्या होता है। अगर मैं इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई की बात करूं तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, यही होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे मैं आगे क्या करने वाला हूँ वो आप शायद समझ पाए होंगे कि इन सब को इस फॉर्म में लिखने वाला हूँ। ठीक है, किस फॉर्म में, ताकि वो हमारा जो एक्सप्रेशन है जिसको मैं प्रूफ करना चाहता हूँ वो हमें मिल जाए। तो मैं इंक यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो ए इंटरसेक्शन E1 के बदले मैं क्या लिखूँगा, अगर इसी रिजल्ट को यूज किया जाए तो ये होगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। इसको मल्टीप्लिकेशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, अगर आपको याद हो। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन E2 अगर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। ए बाई E2 मैं पढ़ रहा हूँ पर इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 जो ये लिखा गया इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 हैज़ हैपेंड, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और उसी तरह से जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En। तो ये हमारा सारे जो है टर्म्स को हमने लिख दिया। और इसी को अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई, जहाँ पे आई कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, जहाँ पे आई वैरी करेगा 1 से लेके n तक। तो मैं लिख देता हूँ आई वैरीज फ्रॉम 1 to n। तो यही हमारा थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। अगर आप इसको समझ पाए तो ठीक है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम्स की मदद से भी इसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, और इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगा कि आपका जो थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। शॉर्टकट भी होता है पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ए पर्सन हैज़ अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब कोई, मतलब ये इस तरह से क्या बोलते हैं, चक्का जाम टाइप का कोई चीज़, स्ट्राइक। 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike। तो ये क्या दिया गया है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। ठीक है, एंड 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike। तो ये दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया गया है। तो हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो मैं सबसे पहले इवेंट्स डिफाइन कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि स्ट्राइक होने के इवेंट्स को मैं बोल रहा हूँ एस। एस क्या है इवेंट, कि देयर इज ए स्ट्राइक। ठीक है, देयर इज ए स्ट्राइक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो है वो दी गई है 0.65। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एक इवेंट्स मान लो आप ऐसा बोल रहे हो कि ये जो है स्ट्राइक होने वाला
पॉसिबिलिटी है और ये जो है स्ट्राइक नहीं होने वाला है, यानी कि स्ट्राइक का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 0.5 है तो स्ट्राइक हैपन नहीं होगा या स्ट्राइक नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.35। आप समझ पाए होंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट यानी कि स्ट्राइक न होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.65 यानी कि 0.35 होगी। अब एक दूसरा इवेंट डिफाइन करते हैं। दूसरा इवेंट डिफाइन करते हैं सी क्या है कि द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो मैं लिखता हूँ कि द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो ये हमारा इवेंट है, क्या है, सी। तो और क्या दिया गया है प्रॉब्लम के अंदर, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन दिया गया है कि द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज नो स्ट्राइक, यानी कि अगर कोई स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो कोई स्ट्राइक नहीं होने का मतलब एस बार इवेंट हो रहा है। तो अगर एस बार इवेंट हो रहा है उस केस में ये टाइम से कंप्लीट हो जाए कंस्ट्रक्शन जॉब, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80। और दूसरा जो दिया गया है कि एंड 0.32 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ़ देयर इज ए स्ट्राइक। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस चीज़ के दी गई है कि अगर स्ट्राइक हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.32। ठीक है। अब अगर आप इसी चीज़ को पिछले प्रॉब्लम की मदद से समझें, या जो रिज़ल्ट हमने किया था कि एक ऐसा इवेंट होना है कि कंस्ट्रक्शन जॉब ये कंप्लीटेड ऑन टाइम है, मतलब कि हमें ए वाला पोर्शन निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमें सी निकालनी है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस बार। ये स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो फार्मूला है वो लिख सकते थे। तो फार्मूला क्या है, अगर आप इस रिज़ल्ट को देखें तो फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि जो हमारा एस होगा यहाँ पे ए को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, सॉरी सी जो होगा वो ए को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। तो यहाँ पे दो इवेंट हैं, E1 और E2 की जगह पे यहाँ पे इवेंट है एस और एस बार। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है तो उस केस में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई एस। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इवेंट एस बार हो रहा है, यानी कि स्ट्राइक नहीं हो रहा है। तो अगर स्ट्राइक नहीं हो रहा है तो उस केस में जॉब जो है टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन एस बार। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है 0.65 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई एस क्या है, वो है 0.32। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार क्या है, वो है 0.35 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई एस बार क्या है, तो वो है 0.80। तो आप इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 0.488। तो ये जो है टोटल प्रोबेबिलिटी है। बेसिकली अगर आप इसको इन सारे रिजल्ट्स को याद नहीं रखने की बजाय कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, अगर हमें मान लो एमसीक्यू में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होता तो मैं इसको कैसे लिखता, मैं लिखता प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो दो पॉसिबिलिटी है, पहला कि अगर स्ट्राइक हुआ उस केस में कंप्लीशन ऑफ जॉब की क्या प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक नहीं हुआ इनटू उस केस में अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो कंप्लीशन ऑफ जॉब की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे भी आप इस रिजल्ट को याद रख सकते थे। अब आइए दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ए पर्स कंटेन 4 कॉपर एंड 3 सिल्वर कॉइन्स एंड अनदर पर्स कंटेन 6 कॉपर एंड 2 सिल्वर कॉइन्स। 1 कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ दिस 2 पर्स, मतलब या तो पहला पर्स में से ड्रॉ किया गया या दूसरे पर्स में से ड्रॉ किया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए कॉपर कॉइन इज। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि कोई इवेंट E1 है, इस इवेंट E1 क्या है कि जो इंक चेंज कर लेता हूँ,
इवेंट E1 क्या है कि पहला पर्स से क्वाइन को ड्रॉ किया गया, ठीक है। और इवेंट 2 क्या है, E2 क्या है, मैं लिख देता हूँ कि द क्वाइन इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट पर्स। और इवेंट E2 क्या है कि द क्वाइन इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड पर्स, ठीक है। और एक और इवेंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एक इवेंट मैं डिफाइन कर रहा हूँ E। तो E यहाँ पे इवेंट क्या है कि जो द कॉपर क्वाइन इज ड्रॉन, द कॉपर क्वाइन इज ड्रॉन। ये सब लिखने की ज़रूरत अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो होगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे एक लाइन में, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हुआ होगा, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हुआ होगा उस केस में E होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये तो मल्टीप्लिकेशन से आएगा, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और फिर अगर E2 हुआ होगा तो उस केस में E होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो दोनों पर्स में से कोई एक पर्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, क्योंकि दो ही पर्स हैं। और अगर आपने पहला पर्स सेलेक्ट किया तो पहले पर्स में 4 कॉपर और 3 सिल्वर क्वाइन है, और एक क्वाइन कॉपर क्वाइन आप सेलेक्ट करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। उसी तरह से अगर दूसरा पर्स सेलेक्ट करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और दूसरे पर्स के अंदर 6 कॉपर और 2 सिल्वर क्वाइन है, तो टोटल 8 क्वाइन है, उसमें 6 कॉपर क्वाइन है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 6/8। तो अगर आप इसको कैंसिल करो तो ये होगी 2/7 और ये होगी 3/8। तो आप लिखोगे 2/7 प्लस 3/8। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आएगा 56, और 7×8 = 56, 8×2 = 16, और 7×3 = 21। तो कितना हुआ, ये हुआ 37/56, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले को मैं MCQ के फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूँ, सारी डिटेल मैं नहीं लिखूंगा। क्विक कैसे, मान लो अगर एग्जाम में MCQ करना हो तो कैसे करेंगे, उस हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो इसमें क्या दिया गया है कि 3 groups A, B and C are contesting for position of board of directors of a company. The probability of their winning are 0.5, 0.3 and 0.2 respectively। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ कि probability of A winning है 0.5, probability of B winning कितना है, वह है 0.3, और probability of C winning जो है वह है 0.2। If A wins, the probability of इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। तो एक इवेंट मैं डिफाइन कर रहा हूँ ई क्या है कि ए न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, ए न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। ये लिख देने की ज़रूरत नहीं है, पर चलो लिख दिया। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रुप बी एंड सी आर 0.6 एंड 0.5 रेस्पेक्टिवली। तो क्या है कि इफ़ द ग्रुप ए विंस, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि अगर ग्रुप ए विंस जीतता है तो उस केस में नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ए ये दिया गया है 0.7। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बी, यानी कि अगर बी जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन सी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5। अब आपको फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए हम निकालेंगे कि अगर ए जीतता उस केस में जो है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई सी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, और 0.5 है, और वो जीतेगा तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, और वो जीतेगा तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, और सी की प्रोबेबिलिटी है 0.2, और वो जीतेगा तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.35,
ये कितना आएगा 0.18 और ये आएगा 0.10। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 45 और 15 60 और 3 63 यानी कि 0.63। तो ये होगा आपका आंसर। तो इसमें यह है कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। और फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप इसको टोटल प्रोबेबिलिटी के पिक्चर के हिसाब से समझो तो यहाँ पे 3 इवेंट हुए हैं। पहला इवेंट जो है कि ए के जीतने का है, मान लो ये इवेंट है कि बी जीतता है, और ये इवेंट है कि सी जीतता है, ठीक है। और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो ये वाला पोर्शन है जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये वाला जो चीज़ है वो पहले प्रोबेबिलिटी के थ्रू आपको पता चला, ठीक है। तो ये 0.3 अगर मैं इसको ए बोल दूं तो 0.35 जो है वो इस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से अगर बी जीतता है और नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा वो है 0.18, और सी जीतता है और नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा तो वो है 0.10। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने इन तीनों को ऐड कर दिया। तो इसमें इस वीडियो में बस इतना ही, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, एक रिज़ल्ट था और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम किया। जब मैं बेस थ्योरम करूँगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी के रिज़ल्ट को डायरेक्टली यूज करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी मतलब होता है वीडियो के अंत में जो बोलना होता है वो भी मैंने बोल दिया। आपका दिन शुभ हो।